गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का भारत में नियोजन के लक्षण वाला जो टॉपिक है वो एंड हो गया था। आज मैं आप लोगों को हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नियोजन का विकास से क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो, आर्थिक क्षेत्र के अंदर अगर अपन देखें तो नियोजन जो है उसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो है राष्ट्र का विकास करना। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट कदम जो है वो है सहभागी और उत्तरदायी प्रबंधन जो है उसकी प्रबंधन जो है वो विकास की प्रथम सीढ़ी होता है। और नियोजन जो है वो संसाधनों और प्रशासन जो है उसको उत्तरदायी भी बनाता है और सहभागी भी बनाता है। जैसा कि महात्मा गांधी जो थे वो नियोजन का लक्ष्य जो है वो अंतिम व्यक्ति का विकास जो है उसको कर संसाधनों के विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता देते थे। मतलब गांधी जी जो है उनका ये मानना था कि संसाधन जो है वो विकेंद्रीकृत होने चाहिए, उनका बंटवारा होना चाहिए। क्योंकि संसाधन अगर किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होंगे या संसाधनों का केंद्रीकरण होगा तो हो सकता है कि वो राष्ट्र के विकास के अंदर बाधा पैदा करे या व्यक्ति जो है वो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करे। ऐसी संभावनाएं बनी रह सकती हैं। तो गांधी जी जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते थे। अगर हम बात करते हैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उनका भी नारा जो है वो है सबका साथ और सबका विकास जो है वो इसी अवधारणा जो है उसको सुदृढ़ करता है। अगर विकास के मायने देखें तो लोगों के जीवन स्तर की उन्नति से विकास का अर्थ लिया जाता है। अगर लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है, बेहतर होता है, तो हम ये कहते हैं कि विकास जो है वो अच्छा हो रहा है। और अगर जीवन स्तर निम्न प्रकार का होता है तो ये माना जाता है कि विकास जो है वो बेहतर नहीं हुआ है। आज अगर अपन देखें तो हर जगह पर नियोजित विकास जो है उसकी रणनीति जो है वो सफल नज़र आती है। और विकास के जो ये नियोजित प्रयास किए गए हैं उनके अंदर 1950 से लेकर के और 2015 तक अगर अपन देखें तो योजना आयोग जो है उसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई गई थी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में और राष्ट्र के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने में। परंतु 1915 के बाद में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है उसके विकास के नियोजित प्रयास जो है उनका नेतृत्व कर रहा है। मतलब कि योजना आयोग जो है उसका नाम जो है वो 2015 के अंतर्गत परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया था। अब अपन नीति आयोग के बारे में देखेंगे। नीति आयोग, देखो इसकी जो फुल फॉर्म है ये आपको पता होनी चाहिए। नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर आप इसको कहेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है। और ये 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। इसका गठन ये आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। और ये जो हमारे पूर्ववर्ती योजना आयोग है उसी का गठित रूप है। ये पूर्ववर्ती योजना आयोग का ही गठित किया गया है। ये नीति आयोग जो है ये थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता जो है वो प्रदान करेगा। अब नीति आयोग के गठन के जो आधार हैं वो ये हैं कि विकास में राज्यों की भूमिका जो है उसको सक्रिय बनाना, राष्ट्रीय विकास में राज्य सहकारी संघवाद के समान सदस्यों के रूप में योगदान देगा। ये देश में जो भी विद्यमान बौद्धिक संपदा है उसका समुचित दोहन कर समुचित दोहन का मतलब है कि अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो भारत के अंदर है जिनमें बौद्धिक योग्यता है उनको पलायन से रोकना। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो योग्य व्यक्ति हैं
वो लोग क्या करते हैं, वो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि देश के अंदर उनको ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त नहीं होता है। तो जहाँ उनको ज़्यादा लाभ मिलता है वो लोग वहाँ पलायन कर जाते हैं। तो उनके पलायन को रोकना और सुशासन के अंदर वो अपनी भागीदारी निभा सके, इसके लिए प्रयास करना। साथ ही साथ थर्ड, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का एक साझा मंच तैयार करना, और राज्य की क्या आवश्यकताएं हैं उनको विभिन्न मंत्रालयों में संप्रेषित करने का कार्य जो है वो भी इसके द्वारा किया जाएगा। फिर इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्देश्य जो है उनको ध्यान में रखते हुए राष्ट्र जो है उनके साथ में सक्रिय, राज्य जो है उनके साथ में एक सक्रिय भागीदारी निभाए। जो भी प्राथमिकताएं हैं विकास की, कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्या रणनीतियां होंगी, उन सभी को तय करने का कार्य जो है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। फिर राज्यों के साथ में एक संरचनात्मक सहयोग किस प्रकार किया जा सकता है, सहकारी संघवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए ये कार्य करेगा। या जो ग्राम स्तर है उस पर कोई विश्वसनीय योजनाएं जो है उनका निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए, उसके लिए कार्य करेगा। फिर जो भी क्षेत्र उसको सौंपे गए हैं उनके लिए एक कार्य नीति का निर्माण करना, ये सारे कार्य नीति आयोग द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ ये उन विशेष वर्गों पर भी ध्यान देगा जो कि आर्थिक प्रगति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं या लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, या फिर विकास जो है उनकी दीर्घकालीन नीतियां जो है उनको तैयार करने का कार्य करेगा। साथ ही साथ अगर उनके अंदर किसी प्रकार का कोई संशोधन करने की आवश्यकता है तो वो संशोधन भी करेगा। साथ ही देश में जो भी बुद्धिजीवी हैं या जो भी संस्थाएं हैं उनकी विकास में भागीदारी निभाने में के लिए कार्य करेगा। और विकास के एजेंडे में तेजी लाने के लिए अगर कोई अंतः विभागीय मुद्दा है तो उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी उन्नति या क्षमता के विकास या क्षमता निर्माण के कार्य में भी अपना योगदान देगा। साथ ही साथ ये जितने भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी गतिविधियां आवश्यक हैं उन गतिविधियों को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। इसके बाद में जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है नीति आयोग के गठन का आधार। इसमें सबसे पहले अध्यक्ष होता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके बाद सदस्य गवर्निंग परिषद या काउंसिल, इसके अंदर समस्त राज्यों के जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो, प्लस केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभाएं हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो उपराज्यपाल हैं वो इसके गवर्निंग परिषद के मेंबर्स होते हैं। फिर क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले जो क्षेत्रीय मामले हैं उन पर विचार करने के लिए या निर्णय करने के लिए एक क्षेत्रीय परिषद के गठन का प्रावधान है। ये जो परिषदें होती हैं ये प्रधानमंत्री के निर्देशन में कार्य करती हैं, और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं या केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो उपराज्यपाल जो हैं वो बैठकों में भाग लेते हैं। और बैठकों की जो अध्यक्षता होती है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि करता है। फिर प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के अंदर विशेष योग्यता और जानकारी रखते हैं। और जो लास्ट आते हैं वो आते हैं इनके पूर्णकालीन सदस्य। इसके अंदर आते हैं उपाध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त है। पूर्णकालीन सदस्य 2 होते हैं, आंशिक सदस्य 2 होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं मंत्री परिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं। फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो कि सचिव स्तर का अधिकारी होता है। फिर सचिवालय होता है। आवश्यकता अनुसार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो एक उपाध्यक्ष होता है और 2 पूर्णकालीन सदस्य जो हैं वो इसके प्रमुख होते हैं।